नमस्कार दोस्तों, बीएलसी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया रहा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, दरअसल आने वाले एग्ज़ाम्स डीएसएसबी के जो टीजीटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है या पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग हम ये टॉपिक यहाँ पर लेके आए हैं, जिसमें हम क्लास 9th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं और इसी सीरीज़ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज हमारी शुरुआत करेंगे 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट से। तो फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी फ्रांसीसी क्रांति की स्टार्ट होता है ये। तो 14 जुलाई 1789 हमें पता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में। और कब हुई थी? 1789 में। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ये बता रहा है फ्रांसीसी क्रांति के समय जो घटना हुई थी, बास्तिल का जो पतन होगा उससे पहले क्या होगा कि आम लोग जो हैं, आम जनता जो है, वो टाउन हॉल के सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो क्या करेंगे? एक जन सेना का गठन कर देंगे ताकि राजा का सामना कर सकें। और हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करके हथियार लूटने का काम करेंगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। यानी कि जो पेरिस नगर था उसके पूर्व में कौन स्थित था? बास्तिल किला। बास्तिल किला कहाँ था? पेरिस के पूर्व में था बास्तिल किला। यह भी पूछ लिया जाता है कि बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। 7 ही कैदी वहां पर मौजूद थे। सम्राट की निरंकुश सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसका मतलब यह हुआ कि सम्राट की जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक कौन था? बास्तिल का किला। क्योंकि बास्तिल के किले में लोगों को पकड़ पकड़ कर वहां पर कैद किया जाता था, इसलिए निरंकुश शक्तियों का प्रतीक कौन था? बास्तिल किला। इसलिए लोग बास्तिल किले में पहुंचेंगे और वहां पर जितने भी कैदियों को वहां पर रखा गया था उन सभी कैदियों को वो आजाद करवा देंगे। इसलिए किले को ढहा दिया गया। किले को क्या किया गया? बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ताकि आगे चलकर अन्य लोगों के साथ ऐसी घृणा के साथ भेदभाव ना किया जा सके। इसलिए किले को ढा दिया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। क्योंकि बहुत सारी जनता उस बास्तिल के किले के पतन का इंतजार कर रही थी और इसलिए जब उसको ढहा दिया गया तो लोगों ने उस किले के अवशेषों को संजो कर रखा और कहा कि ये देखो, ये जो है राजा की निरंकुशता का प्रतीक था और इसको हमने ढहा दिया। और वही फ्रांसीसी क्रांति आगे चलकर क्या करेगी? बहुत सारे विश्व के अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगी। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को
फांसी दिए जाने में हुई। आखिर में क्या रिजल्ट निकलेगा? फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब फ्रांसीसी क्रांति संपूर्ण हुई तो किसके पतन के साथ हुई? बास्तिल के किले का पतन हुआ, साथ में फ्रांस के राजा को फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उन लोगों को यही नहीं था कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस के लोगों ने ऐसा किया। तो अब हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे के कारण क्या थे और ये सब कैसे संभव हो पाया और उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, उन सब को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था? तो जब हम शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिएगा, फ्रांस में एक संसद होती थी जहां वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक प्रथम एस्टेट, याद रखना यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम एस्टेट में कौन शामिल था? पादरी वर्ग शामिल था। द्वितीय एस्टेट में कौन शामिल था? कुलीन वर्ग शामिल था। और तृतीय एस्टेट में कौन शामिल था? बड़े व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, वकील थे, किसान और कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर और नौकर थे। कहने का मतलब जो है वो मध्यम वर्ग शामिल था तृतीय एस्टेट में। आई बात समझ में? तो यह स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के दौर की। भाई याद रखना कि भाई फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उसमें किस वंश के शासक वहां पर राज कर रहे थे? तो याद रखना बुर्बो। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो सम्राट कौन था वहां पर? लुई 16वां। लुई 16वां। और किस राजवंश से था? तो याद रखना बुर्बो राजवंश से था। बुर्बो राजवंश से। उस समय जब वो गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु मात्र 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। किससे हुआ था? मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, क्योंकि जब उसने राजगद्दी पर बैठा तो उसका जो राजकोष है वो बिल्कुल खाली था। शासन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता थी। लेकिन उससे पहले के जो शासक हुए हैं उन्होंने उस पूरे राजकोष को खाली कर दिया था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। असल में क्या हुआ, फ्रांस जो है बहुत सारे युद्धों में, यूरोप में काफी सारे युद्ध चल रहे थे। फ्रांस जो है वो भी अपना राज्य विस्तार चाहता था और उस राज्य विस्तार के चक्कर में और अपनी धाक जमाने के चक्कर में उनको युद्धों में शामिल होना पड़ा। और युद्धों में शामिल होने पर पैसा तो बहुत मात्रा में लगता ही है, इसलिए क्या हुआ, उनके वित्तीय संसाधन बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। याद रखना, वर्साय का विशाल महल में भी राजा निवास करता था। वर्साय के विशाल महल में और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की जाती थी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस बात को याद रखना कि भाई 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी। 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी और हमें पता है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान वहां पर फ्रांस ने काफी मदद की थी। और फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनको ब्रिटेन से आजाद करवा दिया था। ब्रिटेन से आजाद करवाने के लिए उन्होंने मदद की। किसकी? अमेरिका के निवासियों की। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे का कर्ज बढ़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, क्योंकि सरकार को जब लगातार युद्ध चल रहे थे
तो सरकार को पैसा चाहिए था और सरकार ने वहां की जनता से पैसा लिया और जनता से पैसा लिया, लेकिन दिनों दिन वो जो है कर्जदार होते जा रहे थे। कर्जदार होते जा रहे थे तो उनको अपने खर्चों के लिए क्या करना पड़ा, लोगों से पैसा लेना पड़ा। अब लोग जिन्होंने पैसा दिया तो उन्होंने कहा कि हमने जो पैसा दिया उस पर आप क्या करो, हमें 10% ब्याज दो। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण में बनेगा करों में वृद्धि का होना। क्यों? क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा बढ़ रहे थे। सेना के खर्च हैं, राज दरबार की शानो शौकत के जो खर्च हैं, सरकारी कार्यालयों के खर्च हैं, विश्वविद्यालयों के जो खर्च हैं, उनको करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, जनता से के ऊपर जो टैक्स लगाए जाएंगे वहां से। तो जनता के लिए टैक्सों में क्या की गई, वृद्धि की गई और यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। मैंने बताया था कि जो प्रथम एस्टेट है उसमें पादरी वर्ग था और जो द्वितीय एस्टेट है उसमें आपके ये जो वकील ये इस टाइप के लोग शामिल थे और तीसरा एस्टेट जो उसमें व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर एक्सेट्रा शामिल थे। केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। याद रखना 3 एस्टेट में फ्रांस का समाज बटा हुआ था, तो जो तीसरे एस्टेट के लोग जो थे वो ही क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। याद रखिए, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। तो याद रखना, जो प्रथम एस्टेट में जो शामिल है पादरी वर्ग और दूसरे एस्टेट में जो शामिल है कुलीन वर्ग, उन लोगों को जन्म से ही, पैदा होते ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जो प्रथम एस्टेट था और द्वितीय एस्टेट था उनमें जो शामिल लोग थे उनको टैक्स से छूट जो है वो जन्मजात दी हुई थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे क्या कहा जाता था, टाइथ या टिथे, टाइथ कहा जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो टाइद है वो क्या था। टाइद क्या था, चर्च किसानों से जो टैक्स लेता था उसे टाइद कहा जाता था। यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। याद रखना, टाइद क्या था, धार्मिक टैक्स जो किसके द्वारा लगाया जाता था, चर्च के द्वारा। टाइल टाइल जो टैक्स था वो था डायरेक्ट टैक्स जो सरकार को देना पड़ता था। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। यहाँ दिखाया गया है इस चित्र में कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है,
और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, वह उसको एक नजर देखता तक नहीं है। ये शोषण को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान क्या है? मक्खी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। अब हम चलते हैं जीने का संघर्ष। कहां से लड़ाई शुरू होगी? फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी, क्योंकि उत्पादन जो है वो कम हो रहा था, मांग है वो बढ़ गई थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। वहां पर पाव रोटी खाई जाती थी, तो जब अनाज की कीमतें बढ़ेंगी तो पाव रोटी की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, इसलिए मजदूर जो हैं वो भी खफा थे। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे क्या होता? किसानों की स्थिति भी खराब हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। अब देखिए, यहाँ बताया गया है, यहाँ आप कैसे उस जीविका संकट कैसे खत्म कैसे होता होगा? भाई जब खराब फसल होती होगी तो खराब फसल से क्या होगा? उत्पादन क्या होगा? कम होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।